नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम फिरोज शाह तुगलक से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि फिरोज शाह तुगलक की जो नीतियां थी, वह किस प्रकार से और क्यों लागू करना चाह रहा था। इसमें हम समझेंगे कि जो खुतबे जारी करवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने, वह अपने पुराने सुल्तानों के नाम पर या अपने से पहले पुराने सुल्तानों के नाम पर खुतबे क्यों जारी करवाए थे। दूसरा प्रश्न हम यह देखेंगे कि जगन्नाथ मंदिर को इसने नष्ट किया था, उस मंदिर को नष्ट करने का प्रयास क्यों किया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जो साम्राज्य विस्तार की नीति है, वह हम पहले के सुल्तानों में देखते हैं कि काफी ज्यादा है। वह बड़े स्तर पर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे। वहीं जो फिरोज शाह तुगलक था, वह साम्राज्य का विस्तार उस स्तर तक नहीं करना चाह रहा था। तो हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा यह क्यों कर रहा था। इसके बाद हम यह देखेंगे कि इसने हिसार, फिरोजा, जौनपुर और फिरोजाबाद ये नगरों की स्थापना की थी। मतलब यह प्रमुख नगर हैं जिसकी स्थापना इसने की थी। तो इन नगरों की स्थापना करने के पीछे जो कारण है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम यह समझेंगे कि एक जो इसने बड़ा परिवर्तन किया कि जो प्रशासनिक पदों पर अधिकारी हैं, चाहे वह सैन्य है चाहे वह असैन्य है, मतलब सैनिक है या फिर प्रशासनिक कार्यों को देखने वाले अधिकारी, उन पदों को इसने वंशानुगत कर दिया। तो वह नीति क्यों थी, उसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के बाद मिलेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जो यह रीजन बताए जा रहे हैं, यह किस हद तक ठीक लगते हैं आपको फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले प्रश्न को हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे खुतबे जारी करवाए थे। इन खुतबों पर वह बहुत सारे लोगों का नाम लिखवाता है। एक शिहाबुद्दीन बिन साम जो कि मोहम्मद गौरी है, अगला इल्तुतमिश का, फिर नसरुद्दीन महमूद का, जलालुद्दीन फिरोज का, अलाउद्दीन खिलजी का, कुतुबुद्दीन मुबारक का, गियासुद्दीन तुगलक शाह, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन सिकंदर शाह। तो इन सारे लोगों के नाम से यह खुतबे जारी करवाता है। अब हम प्रश्न को देखते हैं, यह खुतबे क्यों जारी करवा रहा था अपने से पहले के सुल्तानों के नाम पर। तो फिरोज शाह तुगलक अपने शासनकाल में बहुत सारे खुतबे जारी करवाता है। खुतबे है क्या? यह धार्मिक उपदेश हैं और घोषणाएं हैं। मतलब धार्मिक रूप से राजा द्वारा जारी किए गए उपदेश, राजा का संदेश या फिर घोषणाएं जो राजा करता है अपनी जनता के लिए। तो इसके पीछे हम देखते हैं कि बहुत सारे धार्मिक, राजनीतिक और वैचारिक कारक हमको दिखते हैं जिनकी वजह से यह खुतबे जारी करवाए गए थे। सबसे पहले अपनी धार्मिक वैधता सुनिश्चित करना, क्योंकि इससे पहले जो सुल्तान है उसको इस एंगल पर बहुत सारी अवहेलना या बहुत सारे विवाद झेलने पड़े थे। हमने जब मोहम्मद बिन तुगलक को देखा था, तो जो उलेमा है उनसे उनका विवाद था। तो धार्मिक वैधता सुनिश्चित करना चाह रहा था कौन? फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के केस में भी हमने देखा था कि यह जो खलीफा है उनसे अपने पद की मान्यता दिलवाना चाह रहा था, यानी कि खलीफा उसके सुल्तान के पद को मान ले। दरअसल यह काम हो क्यों रहा था? क्योंकि जब किसी व्यक्ति को धार्मिक रूप से वैधता मिल जाती थी तो वह एक ऑथेंटिकेट राजा होता था, ऐसा जनता में संदेश जाता था। तो अपनी धार्मिक वैधता यह सुनिश्चित करवाना चाहता था और इसलिए यह धार्मिक और राजनीतिक संदेशों को जारी करके और पुराने सुल्तानों के नाम पर जारी करके यह सुनिश्चित कर रहा था कि यह उनका उत्तराधिकारी है, उन्हीं के जैसे विचार यह भी रख रहा है। इसके शासन पर हम देखते हैं, क्योंकि यह एक सुन्नी मुसलमान था, तो सुन्नी इस्लामी परंपराओं का यह आधार तैयार कर रहा था। मतलब इससे पहले के जो राजा हैं या इससे पहले के जो सुल्तान है, उनकी जो विचारधारा है उसे यह प्रदर्शित करना चाह रहा था कि यह भी अपने शासन को उन्हीं धार्मिक नीतियों के साथ, उन्हीं ऐतिहासिक तथ्यों के साथ या उन्हीं ऐतिहासिक विचारधाराओं के साथ चलाना चाह रहा है। इसके साथ साथ जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं या इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनके बीच जो इसकी धार्मिक छवि है उसे यह मजबूत करना चाह रहा था। हमने जब मोहम्मद गौरी को देखा है, तो मोहम्मद गौरी भी इस्लाम जगत में बहुत फेमस है। इसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, यह सारे लोग इस्लाम जगत में बहुत फेमस है। इनके बारे में कहा जाता है, स्पेशली मोहम्मद गौरी, भारत में उसे आलोचनाएं झेलनी पड़ती है, लेकिन जब आप अफगानिस्तान में जाएंगे तो वहां बहुत फेमस है मोहम्मद गौरी। तो एक तरह से यह लोग इस्लाम को फैला रहे थे दुनिया में, उस रेफरेंस में ये लोग बहुत फेमस है। तो जब इनके खुतबे यह जारी करवा रहा था, तो यह साबित करना चाह रहा था कि यह इन्हीं की विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ रहा है। तो धार्मिक वैधता सुनिश्चित करना यह एक कारण है। दूसरा, जो पुराने सुल्तान हैं, उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था और उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी पहले से, स्पेशली इस्लाम जगत में। तो इस्लाम जगत में जो पुराने सुल्तानों ने अपनी प्रतिष्ठा कमाई थी, उसका यह लाभ उठाना चाह रहा था। इसके साथ जो अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तान हैं, जिन्होंने बहुत सारे
आर्थिक सुधार भी किए हैं, जिनका लाभ भी मिला था समाज को। तो यह उनके नाम से जब खुतबे जारी करवा रहा था, तो यह साबित करना चाह रहा था कि यह भी उन्हीं की नीतियों पर चलेगा और जो समाज की आर्थिक व्यवस्था है, उसको यह अच्छा करेगा। इसी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे सुधार किए थे, स्पेशली कृषि को लेकर। तो जो कृषि वाला पार्ट है मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़ा, वह एक पॉजिटिव एंगल था। बाकी बहुत सारी इसकी योजनाएं फेल कर चुकी थी, लेकिन जो कृषि वाला क्षेत्र था वह काफी अच्छा था। तो यह उस नीति को भी दिखाना चाह रहा था जनता के बीच कि यह मोहम्मद बिन तुगलक को फॉलो कर रहा है। इसके साथ साथ जो पुरानी परंपराएं हैं उनको यह आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, यानी कि यह अपनी ऐसी छवि बना रहा है कि जो पुराने सुल्तान हैं, जिस तरह से उन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया, जिस तरह से इस्लाम के आधार पर समाज को चलाने का प्रयास किया, वह भी उन्हीं रीतियों पर चलेगा और उसी के हिसाब समाज को चलाने का प्रयास करेगा। इसके अलावा जो विद्रोह हैं, जो असंतोष है, उनको यह रोकने का प्रयास भी कर रहा था, क्योंकि उलेमाओं का विद्रोह हमने देखा था, यानी कि उलेमा विरोधी हो गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ। तो जो यह विद्रोह हो रहे थे दिल्ली सल्तनत में, मतलब उलेमाओं का विद्रोह तो एक पार्ट है, और भी बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे। इन विद्रोहों को यह दबा सकता था इस विचारधारा के साथ, क्योंकि जब इस विचारधारा के साथ यह आगे बढ़ेगा तो अपने पुराने जितने भी सुल्तान हैं उनके नाम से खुतबे जारी करवाएगा। और इससे क्या होता है, जो आंतरिक संघर्ष होता है किसी समाज में, वह संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि जो पुराने सुल्तान हैं वह कहीं ना कहीं किसी न किसी से कनेक्टेड होंगे और कोई ना कोई उनकी विचारधारा से भी कनेक्टेड होगा। तो जब यह सबके नाम से खुतबे जारी करवा देगा तो जो टकराव होने की संभावना है वह संभावना काफी कम हो जाएगी। इससे जो जनता है, जो प्रजा है, उसमें यह विश्वास पैदा हो जाएगा कि जो शासक नियुक्त हुआ है वह शासक अपने पूर्वजों की भांति ही नीति चलाएगा और उन्हीं के माध्यम से जो पुरानी परंपराएं हैं उनको भी यह पालित करेगा। हमने मोहम्मद बिन तुगलक के केस में देखा था कि उसने धर्म में भी हस्तक्षेप किया था, और उसमें हमने यह भी देखा कि वह समाज के नियमों को बदलने का प्रयास कर रहा था, नई नई व्यवस्थाएं लागू कर रहा था। तो उस कारण से यह प्रभाव हमको और ज्यादा दिखेगा फिरोज शाह तुगलक के केस में। हमने यह भी बात की थी कि जो गलतियां मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी उन गलतियों को यह रिवर्स कर रहा था, यानी कि उन गलतियों को यह ठीक कर रहा था। तो जो धार्मिक हस्तक्षेप होने लगा था सुल्तान द्वारा, उसको यह रोकने का या उसको यह रिवर्स करने का भी प्रयास कर रहा था। तो विद्रोह ना हो, जनता में असंतोष ना हो, उस बात को भी यह दिखा रहा था। यह अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों को छिपा भी रहा था इसी बहाने से, क्योंकि जो इसका शासनकाल है उसमें जो प्रशासनिक और सैन्य उपलब्धियां हैं वह काफी कम है। यह बहुत सारे सैन्य अभियान नहीं करेगा, इसकी चर्चा हमने पहले भी की है। तो जब यह सैन्य अभियान नहीं करेगा तो एक राजा को जो फेमस होने के लिए क्या चाहिए, जब वह सैन्य अभियान करता है, बड़े क्षेत्रों को जीतता है, तो उसकी जो प्रतिष्ठा है वह काफी बढ़ जाती है जनता के बीच में। तो यह जो पुराने सुल्तान हैं जिन्होंने क्षेत्रों को जीता था, उनके नाम से जब खुतबे जारी करवा रहा था तो एक तरह से उन्हीं के उत्तराधिकारी के रूप में खुद को दिखाना चाह रहा था, मतलब उन्हीं के पद चिन्हों पर यह चल रहा है, ऐसा यह दिखाने का प्रयास कर रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, जो इसकी गलतियां हैं, यानी कि जो इसकी कमियां हैं, यह अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करता है, बहुत ज्यादा कोई प्रशासनिक सुधार नहीं करता है, उन सारी गलतियों को यह छुपा जाता है खुतबे जारी करवाकर। और इससे जो इसकी अपनी पर्सनालिटी है जो कमजोर है, वह पर्सनालिटी काफी मजबूत दिखने लगती है जब यह पुराने वंश के लोगों का नाम अपने साथ जोड़ देता है। इससे जो राजनीतिक व्यवस्था है वह काफी स्थिर होती है, प्रांतों में जो संघर्ष की संभावना है वह संभावना भी यह कम कर ले जाता है, और ओवरऑल जो इसका साम्राज्य है वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इस तरह से यह बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर खुतबे जारी करवा रहा था। लेकिन एक सवाल आपके मन में और आएगा कि हमने सारे नाम तो देखे, तो पहले के प्रमुख राजा हैं, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं देखा, तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से खुतबे जारी क्यों नहीं करवाए? इस सवाल का जवाब भी जब हम ढूंढते हैं तो हम पाते हैं कि एक तो वैचारिक भिन्नता है। वैचारिक भिन्नता कैसी? क्योंकि यह मानता था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने दरअसल गुलाम वंश की स्थापना नहीं की थी, बल्कि वह एक तरह का गुलाम ही था जो किसी तरह से शासन को चला रहा था। तो जो असली संस्थापक माना जाता है गुलाम वंश का, वह माना जाएगा किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक को संस्थापक वास्तव में नहीं मान रहा था, क्योंकि इसका विचार यह था कि इसके शासनकाल में एक तरह का गुलाम ही था जो किसी तरह से समाज को या प्रशासन को चला रहा था। वास्तव में यह मानता है कि जब खिलजी वंश आया तब जाकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना को यह खिलजियों से जोड़कर देखता है, स्पेशली यह नाम लेगा अलाउद्दीन खिलजी का। तो इस कारण से यह, क्योंकि
दिल्ली सल्तनत का ही सुल्तान है, तो अपने आप को ऑथेंटिकेट करने के लिए यह कहेगा कि खिलजियों ने ही दरअसल वास्तव में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की है। तो जो वैचारिक मतभेद है, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान मान नहीं रहा है, यानी कि दिल्ली सल्तनत को स्थापित करने वाला सुल्तान नहीं मान रहा है, तो एक तरह का वैचारिक मतभेद है। दूसरा, जो इसका धार्मिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण है, उसमें भी हमें काफी अंतर मिलता है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल है, वह मुख्यतः शुरुआती दौर का शासनकाल था और उस समय जो दिल्ली सल्तनत है, वह इस स्तर तक स्थापित नहीं थी कि पूरे भारत पर उसका अधिकार हो पाए। तो जो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था है, वह कितनी विस्तृत है, उसे दिखाने का यह प्रयास कर रहा है। इसलिए जो शुरुआती सुल्तान हैं, उनको यह हटा दे रहा है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम यह नहीं लेगा। इसके साथ जो राजनीतिक प्रतीकात्मकता है, यानी कि इसने खुद को खिलजी वंश और तुगलक वंश से ज्यादा जोड़ा। उससे पहले के जो वंश हैं, उनसे यह अपने आप को कम जोड़ने की कोशिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसका मानना था कि जो वास्तव में दिल्ली सल्तनत आगे बढ़ा, या वास्तव में जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, वह खिलजियों के काल में हुई और इस कारण से यह अलाउद्दीन खिलजी को ज्यादा महत्व दे रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कम महत्व दे रहा है। तो यह बाद के सुल्तानों का नाम लेता है, उन्हीं के नाम से खुतबे जारी करवाता है। इसके अलावा जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसकी जो महत्ता है, उसे यह कम करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो शासनकाल है कुतुबुद्दीन ऐबक का, वह केवल 4 साल का है। दिल्ली के बहुत छोटे क्षेत्र पर यह शासन करता है और अंततः इसकी मृत्यु भी होती है घोड़े से गिरने के कारण। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु इसकी होती है। तो कुल मिलाकर यह मान रहा था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का कैरेक्टर है, वह इस योग्य नहीं है कि उसके नाम से खुतबे जारी करवाए। इसके अलावा एक चीज हमको और मिलती है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल है और जो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल है, इसके बीच लगभग 150 सालों का अंतर है। तो इस अंतराल को यह भरता नहीं है, यानी कि इसका मानना है कि जो तुगलक वंश है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जिन्होंने पहले इस्लाम की भावना को फैलाया है, जैसे मोहम्मद गौरी, और भारत में इस्लाम का प्रसार बहुत तेजी से किया, स्पेशली शक्ति के बल पर, तो उनको अपना यह आधार मान रहा है, या उनको अपना यह आदर्श मान रहा है और इसीलिए उन्हीं के नाम पर खुतबे जारी करवाएगा। तो आपको जो धार्मिक एंगल है, वह ज्यादा दिख रहा होगा खुतबे जारी करवाने के पीछे, और अपने आप को एक धार्मिक नेता के रूप में रिप्रेजेंट करना, या इसकी जो विचारधारा है, वह हमको काफी ज्यादा दिख रही है। तो इस वजह से इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से खुतबे जारी नहीं करवाए। अगला प्रश्न, जो फिरोज शाह तुगलक है, यह जगन्नाथ मंदिर को तोड़ता है और प्रश्न यह पूछा जाता है कि ऐसा इसने क्यों किया। तो इसका एक बहुत साधारण उत्तर हो सकता है, क्योंकि यहाँ संपत्ति है और संपत्ति को लूटना, यह हमने परंपराओं में इनकी देखा है। तो जिस तरह से पहले के सुल्तानों ने, जिनके नाम से इसने खुतबे जारी करवाए हैं, उन सब ने भारत में मंदिरों को लूटने का प्रयास किया, उन्हें तोड़ने का प्रयास किया, तो उन्हीं प्रयासों में यह आगे बढ़ता है और जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का प्रयास करता है। एक तथ्य और मिलेगा, जो ज्वालामुखी मंदिर है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, जिसको हमला पहले भी किया गया मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, लेकिन उसने इस मंदिर को नहीं तोड़ा, बल्कि जो मंदिर था उसको सुरक्षित छोड़ दिया। और उसने आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि जो यह क्षेत्र था ज्वाला जी मंदिर वाला, यह क्षेत्र ज्यादा फेमस था राजपूतों के लिए। तो राजपूत शक्ति का केंद्र था, राजपूतों को हराने का प्रयास था, राजपूतों को नीचा दिखाने का प्रयास था, इसलिए यहाँ हमला किया गया और इस क्षेत्र पर अधिकार किया गया था, लेकिन मंदिर नहीं तोड़ा था। इसने क्या किया, जो ज्वालामुखी मंदिर है, वहां से जो संस्कृत के दस्तावेज हैं, उनको यह उठाकर ले आया कहाँ? दिल्ली। तो एक तरह से जो इसके आर्थिक लाभ की चीजें नहीं थी, यानी कि जो धार्मिक परंपरा में काफी महत्वपूर्ण चीज थी, किसके लिए? ज्वालामुखी मंदिर के लोगों के लिए, उस चीज को यह उठा लाया कहाँ? दिल्ली। और खुद को एक अच्छा धार्मिक नेता दिखाने के लिए, क्योंकि यह सुन्नी मुसलमान है और खुद को यह ज्यादा फेमस दिखाना चाह रहा है धार्मिक नेता के रूप में, तो यह क्या करता है? एक तो मंदिर को नष्ट करता है, दूसरा जो संस्कृत के अभिलेख हैं, उनको यह दिल्ली उठवाकर ले आता है। तो हमको दिखता है कि जो धार्मिक कट्टरता है, वह इसमें काफी ज्यादा है और सुन्नी मुस्लिम है, यह शरीयत के कानून को लागू करवाना चाहता है। उन सारे कारणों से इसने इस मंदिर पर आक्रमण किया। जो इस्लाम धर्म की भावना है, उसको यह फैलाना चाहता है, और जो बाकी धर्म है, इस्लाम को फैलाना बुरा नहीं था, लेकिन जो बाकी धर्म है, उनको यह कमजोर करना चाह रहा है और उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे मंदिर हैं, दस्तावेज जैसे आप देख रहे हैं ज्वालामुखी मंदिर के, इनको यह नष्ट करना चाह रहा है, जिससे यह साबित कर सके कि इस्लाम ही सबसे ऊपर है। जो तीर्थ स्थल हैं, मंदिर हैं, इन सब को नष्ट करने का उद्देश्य हमको यही दिखता है कि इस्लाम धर्म ही सबसे ऊपर है
और उसी को ऊपर दिखाकर दरअसल यह लोग क्या करना चाह रहे थे, जो इस्लाम जगत है उस जगत में ख्याति चाहते थे। यानी कि दो चीजें, एक जो खलीफा का पद है उसके प्रति यह लोग ज्यादा समर्पित दिखाना चाह रहे हैं खुद को, दूसरा जो गाजी की भावना है उस भावना के साथ यह लोग आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि खुद को गाजी साबित करना और खलीफा की निगाहों में खुद को ज्यादा योग्य साबित करना या खलीफा के ज्यादा करीब होना, यह इनका लक्ष्य है। इसलिए धार्मिक कट्टरता हमको दिखने लगती है। जगन्नाथ जो मंदिर है यह भगवान विष्णु का एक मंदिर है और हिंदू धर्म के लिए यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था। तो हिंदू धर्म का जो महत्वपूर्ण केंद्र है उसे नष्ट करके यह दिखाना चाहते हैं प्रतीक के रूप में कि सबसे ऊपर कौन सा धर्म है, इस्लाम धर्म। तो इस्लाम को यह शक्ति के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो राजनीतिक वर्चस्व है उसे भी यह स्थापित करना चाह रहे हैं। अब यहाँ जो राजनीतिक वर्चस्व है यह धर्म के आधार पर हो गया है। ऐसे एक तरफ है इस्लाम और दूसरी तरफ है हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म के प्रतीकों को नष्ट करके यह साबित करना चाह रहे थे कि जो इस्लाम धर्म है वह सर्वोपरि है और उसी का शासन होना चाहिए। तो राजनैतिक रूप से इस्लाम धर्म को स्थापित करना यह भी एक कारण हमको दिखता है। जो स्थानीय राजा है, जो जनता है, उन सब पर दबाव बनाया जा सके, उन सब पर अपना अधिकार स्थापित किया जा सके। क्योंकि अभी भी आप ध्यान रखेंगे कि जो बहुसंख्यक है यानी जिनकी संख्या ज्यादा है वह कौन है, हिंदू हैं। तो उन पर दबाव बनाने के लिए या उनको यह दिखाने के लिए कि आप हमारे अधिकार क्षेत्र में हैं, आप हमसे नीचे हैं, इस कारण से भी इन मंदिरों को नष्ट किया गया। इससे जो आपके हिंदू राजा है उनकी शक्ति कमजोर हो, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो और जो आर्थिक व्यवस्था है वह भी कमजोर हो। क्योंकि जो ये आपके मंदिर होते थे यह मंदिर केंद्र होते थे आर्थिक व्यवस्थाओं के भी। बहुत सारे आसपास बाजारें लगती थी, लोग आपस में यहाँ मिलते थे, तो बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां भी होती थी। तो एक तरह से यह केंद्र बन जाते थे आर्थिक गतिविधियों के भी। तो उस वजह से भी इसको नष्ट करने का प्रयास किया गया। आर्थिक कारण जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आर्थिक कारण सबसे महत्वपूर्ण है जिस कारण से इन मंदिरों को नष्ट किया गया। राजनीतिक और धार्मिक कारण तो है ही, लेकिन आर्थिक कारण भी हमको दिखते हैं। जैसे जो यह आपके मंदिर हैं यह धन संपत्ति के केंद्र थे, मतलब बहुत सारा धन इन मंदिरों में इकट्ठा होता था और इन मंदिरों को लूटकर कोई भी राजा या कोई भी सुल्तान बहुत आसानी से बहुत सारा धन एक साथ कलेक्ट कर पाता था। इससे पहले के भी हमने आक्रमणों को देखा, मोहम्मद गौरी ने यह काम कितनी बार किया। तो सबसे आसान तरीके से धन पाने का जो माध्यम था वह मंदिरों को लूटना बन गया था। तो यह कार्य इसने भी किया, मंदिरों को लूटा। और जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी इन मंदिरों के आसपास, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे मंदिरों में, तो जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वह भी यहाँ बड़ी मात्रा में होती थी। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि सांस्कृतिक गतिविधियां होगी कौन सी, हिंदू धर्म की। और क्योंकि यह साबित करना चाह रहा था कि इस्लाम धर्म सबसे ऊपर है, तो जो हिंदू धर्म की सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनको यह कमजोर करना चाह रहा था। तो आर्थिक कारणों में भी आप देखेंगे तो यह सब कुछ हमको मिलेगा। मंदिरों में बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, कीमती वस्तुएं यह सब कुछ मिलती थी, तो उनको लूटना एक बड़ा लक्ष्य है। लूट कर अपने खजाने को भरना, अपनी शासन व्यवस्था को आर्थिक रूप से मजबूत करना, यह भी हमको कारण दिखेगा और इन मंदिरों को लूटा जाएगा। इन मंदिरों को लूटने के बाद यह साबित करना चाह रहा था कि जो इस्लाम की शक्ति है वह शक्ति ज्यादा है। यानी कि इस्लामिक विजय के रूप में भी इन मंदिरों को लूटा गया और साबित क्या किया गया कि मंदिरों को लूटकर जो हिंदू धर्म है उसको कमजोर किया जा रहा है, जो इस्लाम है इस्लाम को मजबूत किया जा रहा है। यानी कि हिंदू धर्म के प्रतीकों को नष्ट करके यह साबित किया जा रहा था कि इस्लाम धर्म सबसे ऊपर है। तो इस्लामिक विजय के रूप में भी इन मंदिरों को तोड़ा गया। इससे जो इस्लामी सत्ता है वह मजबूत हो, वह सबसे ऊपर हो और जो अन्य धर्म है, ना केवल हिंदू बल्कि अन्य धर्म भी, आपको ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे बौद्ध मठों को भी जलाया गया था इससे पहले या उनको नष्ट किया गया था। तो उनके पीछे भी कारण यही था कि धार्मिक सर्वोच्चता सिद्ध करना यह एक प्रमुख कारण था। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन हमको मिलता है, जो स्थानीय विद्रोह हैं वह कहीं न कहीं इन मंदिरों से जन्म लेते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, तो जो उनके विचार होते थे वह एक दूसरे से बांटते थे। तो यहाँ पर जो सामाजिक एकता है, यानी समाज के बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे होकर जो अपने विचार रखते थे, इनसे कई बार क्या होता था, यह विद्रोहों के केंद्र बन गए थे। यानी कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, अपने विचार रखते थे,
विचार में वह बताते थे कि शासन से उनको क्या-क्या समस्याएं हैं और कई लोग उसमें निर्णय भी लेते थे कि इससे या इस समस्या से कैसे निपटा जाए। प्रशासन से कोई समस्या है, उस समस्या से किस प्रकार से निपट लिया जाए। तो इन्हीं मंदिरों पर कई बार विद्रोह के जो बीज हैं वह बो दिए जाते थे, यानी कि लोग यही डिसाइड कर लेते थे कि विद्रोह करना है या यही मार्ग है जिससे प्रशासन से मुक्ति मिल सकती है या प्रशासन में कुछ सुधार किया जा सकता है। तो स्थानीय विद्रोहों का केंद्र बन गए थे ये मंदिर। इसके साथ साथ जो जनता है उनके बीच जो विद्रोह करने की भावना है वह भावना कमजोर हो, क्योंकि इन मंदिरों को जो नष्ट किया जाएगा तो यहाँ जो धार्मिक सम्मेलन होते थे वह धार्मिक सम्मेलन अब नहीं होंगे या बहुत कम होंगे। तो धार्मिक सम्मेलन ना हो और जब एक बार लूटा जाएगा तो भविष्य में भी क्या होगा, लूट का खतरा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि मंदिरों को सिर्फ लूटा नहीं जाता था। हमने सोमनाथ मंदिर वाले केस में देखा था कि यहाँ के जो लोग हैं इन पर भी अत्याचार किया जाता था, इनको बंधक बनाया जाता था, इनको दास बना लिया जाता था, तो बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था जो मंदिर के लोग भी होते थे। तो जब इस तरह की व्यवस्थाएं चलती थी तो लोगों के बीच एक भय बने और लोग धार्मिक रूप से इकट्ठे ना हो, और इकट्ठे ना हो, विचार साझा ना करें, विद्रोह ना करें। उन सारे कारणों से मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। इसलिए जगन्नाथ मंदिर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो हमने यह देख लिया कि मंदिरों को तोड़ने का कारण क्या है और जगन्नाथ मंदिर स्पेशली हमने बात की। अगला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि जब यह इन सारी विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ रहा था, खुतबे पढ़वा रहा था, खुद को महान साबित करना चाह रहा था, मंदिर तोड़ रहा था, हिंदू धर्म के प्रतीकों को नष्ट कर रहा था, यानी कि अपने आप को यह एक बड़ा सुल्तान साबित करना चाह रहा था, तो इसने अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं इसने आक्रमण किए? क्यों नहीं इसने युद्ध किए? क्यों नहीं अपने साम्राज्य का विस्तार किया? इसके पीछे भी हमको कई सारे कारण दिखते हैं। जैसे एक तो जो इसकी सैन्य व्यवस्था है वह काफी कमजोर है, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था उसमें उसने बहुत सारे आक्रमण किए थे, और क्योंकि उसकी जो आर्थिक नीति है वह बहुत बुरी तरह से फेल की थी, तो बहुत सारे आर्थिक प्रयास करने के बाद भी वह लगातार फेल हो रहा था। और खुरासन का अभियान, कराचील का अभियान जो हमने चर्चा की है, उन अभियानों में उसका बहुत सारा धन खर्च हुआ था। स्पेशली जब हम बात करते हैं खुरासन के अभियान की, तो इसमें इसका धन बहुत ज्यादा गया था। और जब हम बात करते हैं कराचील अभियान की, तो जो सैन्य मनोबल है और सैन्य संख्या है वह ज्यादा इस अभियान में गई थी। तो दोनों अभियानों ने इसे बहुत कमजोर कर दिया था। यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक का काल है तो वहां पर सैन्य व्यवस्था बहुत कमजोर थी और आर्थिक व्यवस्था खराब हो चुकी थी। इस वजह से जो ओवरऑल पूरी सैन्य व्यवस्था है वह सैन्य व्यवस्था एक तो संख्या के रूप में भी कम थी, दूसरे आर्थिक रूप से भी कमजोर थी। इसने सोचा कि जो सैन्य विजय है यह हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पास सेना ही कम है और आर्थिक व्यवस्था भी कमजोर है। तो सैन्य विजय को छोड़कर इसने प्रशासनिक सुधार करना चाहा और सामाजिक सुधार करने का प्रयास किया, यानी कि अपने साम्राज्य को अंदर से यह मजबूत करना चाह रहा था, ना कि बाहर के नए क्षेत्रों पर अधिकार करके अपने सैन्य खर्च को बढ़ाना चाह रहा था। तो इस कारण से हमने यह भी देखा था कि एक कमजोर शासक के रूप में भी इसे देखा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे आक्रमण किए थे, बहुत सारे विस्तारवादी नीतियां चलाई थी। बंगाल के क्षेत्र में आक्रमण किया, कराचील, खुरासन, दक्षिण भारत में आक्रमण, राजधानी का ट्रांसफर, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, यह सब कुछ इसने किया था। सल्तनत काफी कमजोर हो चुकी थी और उस पर जो वित्तीय भार है वह काफी बढ़ चुका था। प्रशासनिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और इन सब को संभाल पाना इसके लिए काफी समस्या हो गया था। तो जो ओवरऑल सैन्य व्यवस्था है वह काफी कमजोर है और इस कारण से यह सैन्य विस्तार नहीं करता है। इसने प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता दी और सोचा कि जो सिंचाई व्यवस्था है, जो कर प्रणाली है, इन सब में विकास किया जाए, नई नई परियोजनाएं लाई जाए, समाज का विकास किया जाए, जिससे आर्थिक उत्थान होगा और साम्राज्य मजबूत होगा। इन्हीं सब कारणों से जो साम्राज्य की स्थिरता है उस पर इसने ज्यादा ध्यान दिया और जो सैन्य विस्तार है उस पर इसने उतना ध्यान नहीं दिया। इसकी जो धार्मिक कट्टरता की भावना है वह भी इस साम्राज्य विस्तार के पीछे काम करती है, क्योंकि यह सुन्नी इस्लाम से कनेक्टेड है और जो इस्लाम धर्म की विचारधाराएं हैं उनको बहुत सख्ती के साथ यह लागू करवा रहा था। इसलिए इसने यह सोचा कि जो धार्मिक स्थिरता है वह एक क्षेत्र विशेष में पहले फैला दी जाए, क्योंकि अगर ज्यादा क्षेत्रों में यह अपनी विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ेगा तो वहां इसको बहुत सारे विद्रोह झेलने पड़ेंगे। तो एक क्षेत्र के भीतर यह इस्लाम की व्यवस्था को स्थापित करना चाह रहा था और यह कोशिश कर रहा था कि युद्ध ना हो और युद्ध की जगह
जो धार्मिक सुधार हैं, आप ध्यान रखेंगे इस्लामिक सुधार, उन सुधारों को किया जाए और अपनी पकड़ को काफी मजबूत किया जाए। आंतरिक विद्रोह ना हो, उस बात का भी इसने ध्यान रखा। और क्योंकि जो आंतरिक विद्रोह है वह समाज की या साम्राज्य की अस्थिरता के सबसे बड़े कारक हैं या सबसे बड़ा कारण है जिससे अस्थिरता आती है, तो उस बात को इसने ध्यान रखा और अपने साम्राज्य के भीतर विद्रोहों को दबाने में इसने ज्यादा रुचि दिखाई। साम्राज्य के अंदर विद्रोह ना हो, पहले वह काम किया जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि साम्राज्य का विस्तार करना है या नहीं करना है। तो हमको कारण दिखते हैं जिससे इसने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। आर्थिक दबाव इस पर लगातार बना हुआ था, उसके पास धन की कमी थी, आर्थिक व्यवस्था कमजोर थी, उसके कारण भी जो राजस्व प्रणाली है उसे सुधारने पर इसने ज्यादा ध्यान दिया कि जो टैक्स का कलेक्शन है उसे किसी तरह से बढ़ाया जाए, ना कि साम्राज्य का विस्तार करके जो टैक्स कलेक्ट हुआ है वह खर्च किया जाए। इसके अलावा जो इसकी अपनी पर्सनैलिटी है, जो इसका व्यक्तिगत स्वभाव है, वह भी एक बड़ा कारक है जिस कारण से यह सैन्य अभियान नहीं करता है। यह शांतिपूर्ण रूप से शासन चलाना चाहता है, प्रजा में यह बहुत सारी सुधारवादी नीतियां लागू करना चाह रहा है, सिंचाई व्यवस्था का विकास करना चाह रहा है, कृषि का उत्थान करना चाह रहा है। तो आंतरिक रूप से यह अपने साम्राज्य को मजबूत करना चाह रहा है, ना कि साम्राज्य का विस्तार करना। नहरों का निर्माण, शिक्षा व्यवस्था का प्रचार, करों को कम करना, यह सब कुछ इसने इसलिए किया क्योंकि जो इसके साम्राज्य के लोग हैं वह ज्यादा सशक्त हो सके। तो इस कारण से हम देखते हैं कि इसने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। ये जितने भी प्रश्न हैं यह आपसे या तो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं या मेंस में इन प्रश्नों का कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है। एक प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि एक प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है आपसे दो तीन तथ्यों को मिलाकर कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। तो जब आप एक एक प्रश्न पर क्लियर रहेंगे तो बहुत आसानी के साथ मेंस में आप आंसर कर पाएंगे, या फिर इंटरव्यू में जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तब भी आप ठीक से आंसर कर पाएंगे। अगला प्रश्न यह है कि फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजा, जौनपुर और फिरोजाबाद यह तीन नगर बसाए थे, तीन सबसे फेमस नगर। इन नगरों की स्थापना इसने क्यों की थी? इसलिए जौनपुर आप ध्यान रखेंगे आगे जाकर यह एक प्रमुख केंद्र बनेगा। जौनपुर इसने बसाया क्यों था? इसका एक भाई था जौना खान, उसी के नाम पर जौनपुर बसाया गया था। तो अब हम समझे कि यह नगर क्यों स्थापित किए गए। सबसे पहला कारण कि जो प्रशासनिक स्थिरता है और जो नियंत्रण है उसका केंद्र बनाया गया इन नगरों को। क्यों? क्योंकि यह नगर अलग अलग क्षेत्र में स्थापित किए गए और अलग अलग क्षेत्र में स्थापित करने का मतलब यह केंद्र है किसके? राजा की शक्ति के या सुल्तान की शक्ति के। तो यह केंद्र स्थापित करके आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना यह एक प्रमुख कारण हो सकता है। दूसरा, सामरिक और रक्षा दृष्टिकोण, क्योंकि यह जो केंद्र बनाए गए अब इस पर प्रशासन का अधिकार होगा और जब प्रशासन का अधिकार होगा तो प्रशासनिक लोग भी होंगे, यानी कि सैनिक भी होंगे। तो सैन्य व्यवस्था का जो केंद्र है उस रूप में भी इनको स्थापित किया गया। इससे ओवरऑल जो दिल्ली सल्तनत है वह बड़े क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत रख पाए। इसके साथ जो हिसार स्थापित किया गया वह स्पेशली मंगोलों से बचने के लिए किया गया था, यानी हिसार मंगोलों के खिलाफ एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे और जो मंगोल हमले हों उनको रोकने का सबसे पहले प्रयास करे। इस कारण से उसकी स्थापना की गई। व्यापार का विकास और आर्थिक विकास यह भी एक प्रमुख कारण है, क्योंकि नए नए यह केंद्र बनाए गए, यानी कि शहर स्थापित किए गए। जब यह शहर स्थापित किए गए तो न केवल सामरिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से, बल्कि यह व्यापारिक दृष्टि से भी केंद्र के रूप में उभरे, यानी कि इसके आसपास बाजार लगते थे और उससे जो आर्थिक व्यवस्था है वह धीरे धीरे विकसित होने लगी इन क्षेत्रों में। जौनपुर का क्षेत्र, फिरोजाबाद का क्षेत्र, यह क्षेत्र एक प्रमुख बाजार के रूप में विकसित हुए। यहाँ बाद में धीरे धीरे कारखाने स्थापित हुए, यहाँ अच्छी सड़कें बनाई गई, नहरें बनाई गई। इससे जो ओवरऑल स्थानीय अर्थव्यवस्था है वह काफी मजबूत हुई और इनडायरेक्टली इसने लाभ पहुंचाया किसको? दिल्ली सल्तनत को। तो दिल्ली सल्तनत इस कारण से काफी मजबूत हुई। सांस्कृतिक और धार्मिक विकास भी इन नगरों के माध्यम से किए गए, क्योंकि यह इस्लाम की भावना को प्रसारित करना चाह रहा था। तो जिन नगरों की इसने स्थापना की उन नगरों के आसपास के क्षेत्रों में जो इस्लाम का प्रसार है वह काफी आसानी से किया जा सकता था। इसलिए वहां पर मस्जिदें बनवाई गई, मदरसे बनवाए गए, धार्मिक स्थल बनाए गए, इससे इस्लामी शिक्षा का प्रचार प्रसार काफी अच्छे तरीके से किया जाए और जो हिंदू मुस्लिम समाज है उन समाजों के बीच जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है वह काफी बढ़ाया जाए, यानी इस्लाम का प्रसार इन क्षेत्रों में किया जाए और जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनमें भी इस्लाम की भावना विकसित की जाए।
या इस्लाम के सिद्धांतों को उन तक भी पहुंचाया जाए, इसलिए भी इन नगरों को स्थापित किया गया। यह नगर साम्राज्य की पहचान और प्रतिष्ठा के केंद्र के रूप में भी उभरे थे। क्यों? क्योंकि नए नए नगर बसाना राजा की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देता है। यानी कि राजा की जो प्रतिष्ठा है, जब वह शानदार महल बनवाता है, किले बनवाता है, प्रशासनिक भवन बनवाता है, तो उन सब कारणों से राजा की प्रतिष्ठा बढ़ती है। और इन नगरों की स्थापना के बाद जो दिल्ली सल्तनत है, वह इनकी शक्ति का केंद्र बने। शक्ति के प्रतीक के रूप में इसने जो सुल्तान है, उसकी प्रतिष्ठा को काफी मजबूती प्रदान की। इन नगरों में नागरिक सुविधाएं हैं, जन कल्याण से जुड़ी योजनाएं हैं, उनको विकसित किया गया और कोशिश की गई कि वह काफी बेहतर हो सके। जल निकास की व्यवस्था, अस्पतालों का निर्माण, स्कूलों का निर्माण, नहरों का विकास, यह सब कुछ इसलिए किया गया क्योंकि जो आम लोग हैं वह इनका लाभ उठा पाए और दिल्ली सल्तनत के प्रति उनकी जो वफादारी है वह काफी बढ़ जाए। तो ये सारे कारण हम देखते हैं जिस कारण से इन नगरों को स्थापित किया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यह है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो प्रशासनिक पदों को वंशानुगत बना दिया, वह उसने क्यों किया था? हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वह सैन्य अधिकारी चाहे असैन्य अधिकारी, उन सब के पदों को इसने वंशानुगत बना दिया था। हमने यह भी देखा था कि अगर राजा इस योग्य नहीं है कि वह दरबार में आ या उसकी उम्र अगर ज्यादा है और वह घुड़सवारी करने के योग्य नहीं है, उस केस में अगर वह अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपने बेटे को, बेटा नहीं है तो दामाद को, दामाद नहीं है तो नौकर को या फिर दास, किसी को भी भेज दे तो उसे माना जाएगा कि वह उस पद पर कायम है। इसके साथ हमने यह भी देखा था कि जो उत्तराधिकारी हैं, बेटा दामाद, यानी कि अगर मृत्यु हो जाती है उस केस में, तो जो उत्तराधिकारी है उसके सम्मान में किसी तरह की कटौती ना की जाए, इस व्यवस्था को भी इसने स्थापित किया था। तो क्यों किया इसने ऐसी व्यवस्था को स्थापित? यह हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला कारण यह कि जो प्रशासनिक स्थिरता है और निरंतरता है वह लगातार बनी रहे, क्योंकि जब इस परंपरा को अपनाया गया तो जो प्रशासन है उसमें काफी स्थिरता आई। लोगों को पता है कि अब उनका नंबर है कि वह एक प्रशासनिक अधिकारी बने। इससे क्या हो रहा था, जो विद्रोह होने की संभावना थी वह संभावना कम हो जा रही थी, क्योंकि जब भी विद्रोह होगा तो उसमें क्यों होगा, एक जब ऐसा व्यक्ति जिसे यह उम्मीद थी कि उसे शक्ति मिलनी चाहिए, उसे पद मिलना चाहिए और उसको पद नहीं मिलता है, उस केस में विद्रोह होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। जिसको यह पता है कि उसे प्रशासनिक पद मिलेगा ही नहीं, उस केस में विद्रोह होने की संभावना कम होती है। विद्रोह उस केस में भी हुए हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति योग्य है और योग्य होने के बावजूद भी उसे उच्च पद नहीं मिलता है, तब भी विद्रोह हुए हैं, लेकिन परसेंटेज में वह विद्रोह कम होते हैं। ज्यादा विद्रोह तब होते हैं जब कोई व्यक्ति इस उम्मीद में होता है या उसे ऐसी उम्मीद होती है उसे प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाएगा और बाद में नहीं बनाया जाता है, उस केस में विद्रोह ज्यादा होते हैं। इसलिए इसने जो वंशवाद की व्यवस्था है या वंशानुगत की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लागू किया और वंशों के आधार पर ही प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की। इससे जो प्रशासनिक स्थिरता है वह लगातार बनी रहे। दूसरा, जो विश्वास है और जो वफादारी है वह भी लगातार बनी रहे, क्योंकि प्रशासनिक पद पर उन लोगों को पहले रखा जाता था जो सुल्तान के प्रति वफादार थे, और जब वह सुल्तान के प्रति वफादार थे तो इस बात की भी यह उम्मीद लगा बैठा था कि उसके जो वंशज हैं वह भी प्रशासन के प्रति वफादार रहेंगे। एक नए व्यक्ति की खोज करना और फिर उससे यह उम्मीद रखना कि वह वफादार होगा, इससे बेहतर इसने यह सोचा कि ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाए जिसके पूर्वज पहले से ही वफादार रहे हैं, तो वह व्यक्ति भी वफादार होगा, इस बात की इसे उम्मीद ज्यादा थी। तो इसलिए भी इसने यह काम किया। इससे जो प्रशासनिक सुधार और दक्षता में होने वाला खर्च था वह खर्च भी कम होता था। ऐसे जब प्रशासनिक पद का कोई व्यक्ति अपने घर पे जाता था तो जो प्रशासन से जुड़ी चीजें हैं वह अपने परिवार में डिस्कस करता था, और जब वह ऐसा करता था तो जो उसके परिवार के लोग हैं वह भी प्रशासनिक व्यवस्था से इनडायरेक्टली जुड़े होते थे, और जब इनडायरेक्टली वह प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े होते थे तो उनको प्रशासन के बारे में पहले से ही काफी समझ होती थी, और जब प्रशासन के बारे में पहले से ही समझ होती थी तो जब वह प्रशासनिक अधिकारी बनते थे तो एक योग्य प्रशासनिक अधिकारी बनते थे। तो इसे ऐसा लगता था कि जिन लोगों के पास पहले से ही अनुभव है, एक्सपीरियंस है प्रशासन का, वह लोग अपने परिवार में इस भावना को या प्रशासन की व्यवस्था को ज्यादा अच्छे तरीके से फैलाएंगे, और जो उनके वंशज हैं वह ज्यादा योग्य प्रशासक होंगे। जो
फैमिली नेटवर्क उसका इसने लाभ उठाया और उसके कारण भी इस व्यवस्था को अपनाया गया, क्योंकि जो लोग प्रशासनिक पद पर होते थे वह यह भी कोशिश करते थे कि उनके वंश का कोई व्यक्ति प्रशासन में आ जाए, और जब वह ऐसी कोशिश करते थे और राजा द्वारा या सुल्तान द्वारा उनको नियुक्त नहीं किया जाता था, यानी कि मान लेते हैं पिता प्रशासनिक पद पर है और पिता चाहता है कि अब उसका पुत्र प्रशासनिक पद पर नियुक्त हो जाए, हर पिता यह चाहता है, तो जब नियुक्त नहीं होता था कई बार तो विद्रोह ज्यादा होते थे। एक तो जो पहले से नियुक्त व्यक्ति है उसकी वफादारी भी अब संशय में आ जाती थी, क्योंकि उसको अब पता नहीं है कि उसके वंशज को यह पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वह ज्यादा से ज्यादा क्या करता था, घूसखोरी, गलत तरीके से काम करना, अराजकता की स्थिति फैलाना, वह सारे काम वह करता था। जब इसने यह बात फैला दी कि वंशजों को पद मिलेगा, तो जो अराजकता की स्थिति है वह काफी कंट्रोल हो गई। तो जो फैमिली नेटवर्क उसका इसने लाभ उठाया और राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत किया। जो सैन्य व्यवस्था है और जो प्रशासनिक क्षमता है उसका भी इसने समर्थन किया। क्यों? यह मानता था कि जिनके पूर्वज किसी प्रशासनिक पद पर हैं उनमें योग्यता ज्यादा होगी ऐसे व्यक्ति की तुलना में जो नए प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त होगा, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था की कोई स्पेशल टीचिंग नहीं होती थी, कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं थी कि किसी को प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से बनाया जाए। एक्सपीरियंस के आधार पर ही लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते थे। तो एक्सपीरियंस किसके पास ज्यादा होगा? जिस व्यक्ति के परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति प्रशासनिक पद पर पहले से नियुक्त हो। यह सब कुछ इसके अपने विचार हैं। इन सब आधारों पर इसने प्रशासनिक पदों को वंशानुगत बना दिया। इससे एक प्रभाव यह पड़ा, जो स्थानीय शासक हैं उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि जब स्थानीय शासकों को नियुक्त किया जाता था तो जो जमींदार हैं उनके प्रभाव को कम किया जाता था। ऐसे जब किसी प्रशासनिक पद पर एक परिवार के सदस्य होते थे तो यह उम्मीद कम होती थी कि वह किसी दूसरे से मिलकर विद्रोह करेंगे। जो स्थानीय जमींदार हैं वह ज्यादा शक्तिशाली कब होते थे? जब एक प्रशासनिक पद का कोई व्यक्ति है वह अपने पद से मुक्त होता है, उसके बाद जो उसके वंशज है उनको पद नहीं मिलता है, तो आर्थिक व्यवस्था उनकी मजबूत, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक प्रशासनिक पद पर कार्य किया है। आर्थिक व्यवस्था जुड़ती थी किससे? शक्ति के साथ। जमींदारों के पास शक्ति थी। आर्थिक व्यवस्था किसकी मजबूत है? प्रशासनिक अधिकारियों की। आर्थिक व्यवस्था प्लस शक्ति आपस में जुड़कर जब विद्रोह करती थी तो वह विद्रोह बड़ा होता था। जब प्रशासनिक अधिकारी विरोध में नहीं होंगे, यानी कि उनके वंशजों को नियुक्त किया जाएगा, तो वह विद्रोह कम करेंगे या उनके विद्रोह करने की आशंका कम है। और जब जमींदारों तक धन नहीं पहुंचेगा बड़ी मात्रा में, तो वह विद्रोह कम करेंगे। यानी कि जमींदारों का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए भी इसने वंशानुगत व्यवस्था को अपनाया था। तो ये सारे प्रश्न है जो हमने फिरोज शाह तुगलक के साथ जुड़े हुए देखे। ये प्रश्न आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल उसमें इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। मेंस में कई सारे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, मतलब 2-3 टॉपिक उठा लिए जाएंगे, उससे कॉम्बिनेशन बनाकर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, या ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप ठीक से आंसर कर पाएंगे। ज्यादा वेटेज इसका होगा इंटरव्यू में, क्योंकि अगर इतिहास आपका ऑप्शनल है तो ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि किसी सुल्तान ने या किसी राजा ने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करता तो क्या होता। तो जब आप इस तरह से एनालिसिस करके पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी के साथ आंसर कर पाएंगे। इस वीडियो में हमने इन सारे प्रश्नों के उत्तरों को देख लिया है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, जिससे लगातार आप लोग इतने डीप एनालिसिस के साथ इतिहास के जो टॉपिक्स हैं उनको ठीक से समझ पाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।